सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 14 जिसका नाम है क्रिया यानी कि वर्ब। तो बच्चों, ये क्रिया क्या होती है, ये वर्ब क्या होता है, आइए इसे जानते हैं। आपको पता है बच्चों, हम सुबह से लेकर शाम तक हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, गाना, सोना, रोना, जागना। स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, तो बच्चों हम कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। उसी कार्य के करने को हम क्रिया कहते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले देखो परिभाषा क्या होती है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाता है उसे क्रिया कहते हैं। पढ़िए और समझिए। बच्चा खेलता है, स्मिता गा रही है। आंधी आएगी, गिलास मेज पर है। लड़की सुंदर है, वह खड़ा था। इन वाक्यों में खेलता है, गा रही है, आएगी, खड़ा है से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है। इसी प्रकार है एवं थ से दशा या स्थिति का पता चलता है। ये सभी क्रिया के उदाहरण हैं। क्रिया प्रत्येक वाक्य में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहती है। यह वाक्य का आवश्यक अंग होती है। क्रिया की अनुपस्थिति में वाक्य की रचना नहीं की जा सकती। वाक्य में क्रिया प्रायः प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है, परंतु कभी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है कि यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती। ऐसी स्थिति में यह वाक्य में अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान होती है। उदाहरण देखिए। उत्तम, सुंदर, अति सुंदर, वाकई, अवश्य में, बहुत खूब। तो बच्चों, इस उदाहरणों में जो क्रिया है वह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रही है, किंतु यह है हुआ, रहा, होगा, आऊंगा के रूप में छिपी हुई है। यहाँ देखो बच्चों, जो क्रिया और सहायक क्रिया क्या होती है, वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। क्रिया को एक अथवा अनेक शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे वह गया, मोहन ने पत्र लिखा, हम दूध पी चुके हैं। उपरोक्त वाक्यों में गया तथा लिखा मुख्य क्रिया है। तीसरे वाक्य में पी यानी कि पीना क्रिया का रूप है, जो बिना सहायक क्रिया प्रयुक्त किए अपना भाव स्पष्ट नहीं कर सकती। पी के साथ चुके हैं सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है, तभी पी चुके हैं से स्पष्ट अर्थ प्रकट होता है। सहायक क्रिया सहित अंश क्रियापद कहलाता है। क्रियापद बिना सहायक क्रिया के भी हो सकता है, जैसे वह स्कूल गया, मोहन ने पत्र लिखा। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। यहाँ देखिए बच्चों, रेशमा पुस्तक पढ़ती है, गगन बुद्धिमान है, बच्चा खेलता है, हाथी एक विशाल पशु है। इन वाक्यों में दो प्रकार की क्रियाएं हैं, जैसे कि करना और होना। क्रिया की परिभाषा से स्पष्ट है कि क्रिया को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक होता है करना के आधार पर और एक होता है होना के आधार पर। करना देखो बच्चों, करना क्रिया से किसी कार्य के करने का पता चलता है। इस वर्ग की क्रियाओं को कार्यवाची कहकर भी संबोधित किया जाता है, जैसे चिड़िया उड़ती है, श्वेता गीत गाती है। होना जो क्रिया है बच्चों, होना क्रिया से किसी वस्तु के अस्तित्व में होने का पता चलता है। इस वर्ग की क्रियाओं को अस्तित्ववाची भी कहा जाता है, जैसे यह गुलाब है, लड़की सुंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, धातु यानी कि ये रूट क्या होते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु है। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है। जैसे बच्चों, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। लिख, पढ़, जा, गा, आ, खा आदि मूल धातु में ना प्रत्यय के योग से क्रिया का सामान्य रूप बनाते हैं। जैसे लिख में ना प्रत्यय जोड़ा लिखना, पढ़ जमाना पढ़ना, जा जमाना जाना, गा जमाना गाना, खा जमाना खाना, चल जमाना चलना आदि। ये था बच्चों क्रिया का मूल रूप, जिसे हम धातु रूप भी कहते हैं। अब देखिए संज्ञार्थक क्रिया क्या होती है। ना प्रत्यय युक्त धातु का इसी रूप में भी प्रयोग किया जाता है। क्रिया के ऐसे प्रयोग को संज्ञार्थक क्रिया कहते हैं, जैसे उसे पढ़ना आता है, बच्चा अभी छोटा है, इसे बोलना नहीं आता, अभी वह गाना सीख रहा है, किले में सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। अब देखो बच्चों, जो मूल धातु का प्रयोग है वह क्या होता है। प्रायः सर्वनाम के मध्यम पुरुष तू के साथ धातु अपने मूल रूप में प्रयुक्त होती है। यह प्रयोग आज्ञा प्रदान करने के भाव में पाया जाता है, जैसे कि तू लिख, तू पढ़, तू आ, तू जा, तू सुन, तू चल। अपूर्ण क्रिया और पूरक क्रिया क्या होती है। इनकम्प्लीट वर्ब्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऐसी क्रियाएं जो अभीष्ट अर्थ प्रकट नहीं कर पाती अपूर्ण क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण से जानिए। नेहरू जी भारत के थे, मैंने उसे सुनाया,
वह है। इन वाक्यों में थे, सुनाया है, क्रिया होने पर भी वाक्य का पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। निम्नलिखित उदाहरण भी समझिए। नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, मैंने उसे गीत सुनाया, वह मूर्ख है। इन वाक्यों में प्रधानमंत्री, गीत व मूर्ख शब्दों के प्रयोग से स्पष्टता आ गई है तथा वाक्य अर्थ भी स्पष्ट हो गया है। ये सभी पूरक हैं। पूरक क्या होता है बच्चों? अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे पूरक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों क्रिया के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रियाओं के वर्गीकरण के दो आधार हैं। एक होता है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, दूसरा होता है संरचना अथवा प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक का अर्थ है बिना कर्म के, जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बिल्ली बैठी है, बच्चा सोता है। इन वाक्यों में क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं है। अकर्मक क्रियाओं के व्यापार और फल देखिए। शीला हंसती है, हाथी बैठा है, कुत्ता भौंक रहा है। पहचान देखिए बच्चों, यदि क्रिया से पहले क्या और किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो वह क्रिया अकर्मक होती है। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं। यहाँ देखो बच्चों, जो सकर्मक क्रिया है यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ जिन क्रियाओं में कर्म प्रयुक्त होता है वह सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे माली फूल तोड़ता है, मैं पत्र लिखता हूँ। इन वाक्यों में तोड़ता है क्रिया का कर्म फूल और लिखता हूँ क्रिया का कर्म पत्र है। सकर्मक क्रिया का करने वाला करता ही होता है परंतु उसके कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। पहचान, यदि क्रिया से पहले क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे मोहन पत्र लिखता है, क्या लिखता है? पत्र। तो ये सकर्मक क्रिया है, लिखता है क्योंकि किसान बैलों को गांव ले जाता है, क्या ले जाता है? बैलों को। सकर्मक क्रिया है ले जाना। सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माली फूल तोड़ रहा है, रोहन पुस्तक पढ़ रहा है। द्विकर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश ने रवि को रुपये दिए, राजा ने मंत्री को पुरस्कार दिया। यहाँ देना क्रिया के दो कर्म क्रमशः रवि रुपये और मंत्री पुरस्कार हैं। द्विकर्मक क्रिया का एक कर्म मुख्य तथा दूसरा गौण होता है। मुख्य कर्म प्रायः अप्राणीवाचक तथा गौण कर्म प्राणीवाचक होता है। कुछ क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों होती हैं और प्रसंग या अर्थ के अनुसार इनके भेद का निर्णय किया जाता है। जैसे घड़ा रखा है तो बच्चों वह घड़ा भर रहा है। यहाँ जो कर्म है वह घड़ा है। वह जोर से हंसा तो वह जोर की हंसी हंसा। यहाँ कर्म बच्चों जोर की हंसी है। आगे देखिए, संरचना तथा प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और तात्कालिक क्रिया होते हैं। एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। पहला भेद देखो, सामान्य क्रिया यानी कि सिंपल वर्ब क्या है? वाक्य में जहां केवल एक क्रिया का प्रयोग हो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे वह आया, विनोद गया, तुम पत्र लिखो। इन वाक्यों में आया, गया, लिखो एक क्रिया का प्रयोग होता है, अतः ये सामान्य क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया यानी कि कंपाउंड वर्ब, जहां दो अथवा दो से अधिक धातुओं से बनी क्रियाओं का एक साथ प्रयोग हो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे शिकारी ने हिरण को मार डाला, मैंने खाना खा लिया था। इन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग हुआ है। मार जमा डाला, खा जमा लिया, जमा था, ये सभी संयुक्त क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रियाओं में पहली क्रिया मूल क्रिया होती है जो मुख्य अर्थ देती है। जब कोई क्रिया मुख्य रूप से जुड़ती है तो वह अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता तथा नवीनता लाती है। ऐसे क्रियाओं को रंजक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए तो बच्चों, जो रंजक क्रिया है जैसे कि सकना, क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दे सकोगे? उठाना, सांप को देखते ही वह चिल्ला उठा। आगे देखिए बच्चों, संरचना के आधार पर नाम धातु क्रिया भी एक भेद है यानी कि नॉमिनल वर्ब। मूल धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ से हत्याना, बात से बतियाना, शर्म से शर्माना आदि। प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि कॉजेटिव वर्ब, जिस क्रिया शब्द से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उसे करने की प्रेरणा देता है अर्थात कार्य को किसी अन्य से करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्र से पत्र लिखवाया। इन वाक्यों को
लिखवाया है ना, तो इसलिए बच्चों की प्रेरणार्थक क्रिया है। क्रियाओं से अर्थात साधारणतः दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। जैसे कि बच्चों मैंने कहा साधारण क्रिया है मीरा पढ़ती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी अध्यापिका मीरा को पढ़ाती है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी माता अध्यापिका से मीरा को पढ़वाती है। प्रेरणार्थक क्रिया की श्रेणियां देखिए। प्रेरणार्थक क्रिया निम्नलिखित दो रूपों में पाई जाती है। पहला है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जहां कर्ता स्वयं कार्य करने में सम्मिलित होता है, वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जैसे अध्यापिका मीरा को पढ़ाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, वहां द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसमें प्रेरणा प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट देती है, जैसे माता अध्यापिका से मीरा को पढ़वाती है। इसमें प्रेरक कर्ता माता है, पढ़वाती है क्रिया से कर्ता का कार्य करना प्रकट नहीं होता, पितु कार्य पूर्ण हुआ अध्यापिका द्वारा। प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो कर्ता होते हैं बच्चों। पहला है प्रेरक कर्ता, प्रेरणा प्रदान करने वाला, उदाहरण देखें जैसे कि माता। प्रेरित करता है, प्रेरणा लेने वाला, उदाहरण देखें जैसे कि अध्यापिका। प्रेरणार्थक क्रिया की रचना बच्चों, मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक अथवा व जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। गिरना गिराना गिरवाना, चलना चलाना चलवाना, ठहरना ठहराना ठहरवाना, चमकना चमकाना चमकवाना। यदि मूल क्रिया के प्रथम वर्ण में ए ओ हो तो ए का ई और ओ का ऊ हो जाता है, जैसे लेटना लिटाना लिटवाना, बोलना बुलाना बुलवाना, डोलना डुलाना डुलवाना, देना दिलाना दिलवाना। प्रथम व्यंजन के साथ प्रयुक्त आ ई या ऊ हिर्सव हो जाता है, जैसे कि भागना भगाना भगवाना, डूबना डुबाना डुबवाना। जागना जगाना जगवाना, पीना पिलाना पिलवाना। मूल क्रियाओं में कुछ परिवर्तन करके, जैसे कि टूटना तोड़ना तोड़ना तुड़वाना, रहना रखना रखवाना, सोना सुलाना सुलवाना, रोना रुलाना रुलवाना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो पूर्वकालिक क्रिया यानी कि जेरेनेटिव वर्ब क्या होते हैं। मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, रमेश क्रिकेट खेलकर घर आ गया। इन वाक्यों में सो गया क्रिया से पूर्व पीकर क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में आ गया क्रिया से पूर्व खेलकर क्रिया का प्रयोग हुआ है। अतः पीकर एवं खेलकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए मूल धातु के साथ क्रिया करके जोड़ा जाता है। तात्कालिक क्रिया, जब पहली क्रिया के तुरंत बाद मुख्य क्रिया आती है तो पहली क्रिया को तात्कालिक क्रिया कहते हैं, जैसे वह विद्यालय से आते ही सो गया। यहाँ आते ही तात्कालिक क्रिया है। यह क्रिया धातु में ते प्रत्यय तथा ही जोड़कर बनाई जाती है। क्रिया के रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ब, संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण की भांति क्रिया भी विकारी शब्द हैं। इसमें निम्न कारणों से परिवर्तन होता है: लिंग के कारण, वचन के कारण, पुरुष के कारण, काल के कारण, वाच्य के कारण। क्रिया के लिंग देखो बच्चों, जेंडर ऑफ द वर्ब, वाक्य में कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होती है, और कर्ता के स्त्रीलिंग होने पर क्रिया का स्त्रीलिंग रूप प्रयुक्त होता है। जैसे विवेक गाता है, मीरा गाती है, चाचा जी पत्र लिखते हैं, चाची जी पत्र लिखती हैं। यहाँ गाता गाती एवं लिखते लिखती क्रिया का रूपांतरण लिंग के अनुसार हुआ है। क्रिया के वचन देखो बच्चों, नंबर ऑफ द वर्ब, संज्ञा की भांति क्रिया के भी दो वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। क्रिया का वचन कर्ता के अनुसार प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लड़का हंसता है, रवि खेलता है, लड़के हंसते हैं, मीरा और रवि खेलते हैं। पुरुष यानी कि पर्सन बच्चों, पुरुष का संबंध सर्वनाम से है। पुरुष भेद के कारण भी क्रिया रूपों में परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि मैं जाता हूं, या उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष में होगा तू जाता है, अन्य पुरुष में वह जाता है। हम सोते हैं उत्तम पुरुष है, और मध्यम पुरुष में तुम सोते हो, और बच्चों अन्य पुरुष में वे सोते हैं। ये थे बच्चों क्रिया के वचन के रूप में प्रयोग। अब देखो क्रिया के प्रयोग। वाक्य में क्रिया के पुरुष लिंग एवं वचन कभी तो कर्ता के अनुसार होते हैं, कभी कर्म के अनुसार, तथा कभी इन दोनों में से किसी के अनुसार नहीं होते। इस आधार पर क्रिया का तीन प्रकार से प्रयोग होता है। कर्तृ प्रयोग यानी कर्ता के अनुसार, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन अथवा पुरुष के अनुसार हो तब कर्तृ प्रयोग होता है, जैसे माली फूल तोड़ता है। कर्मणि प्रयोग यानी कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन एवं पुरुष कर्म के लिंग वचन एवं पुरुष कर्म के लिए के लिंग वचन तथा पुरुष के अनुसार हो तब कर्मणि प्रयोग होता है, जैसे कि श्वेता ने गीत गाया। भावे प्रयोग, जब क्रिया के पुरुष लिंग और वचन कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होते और क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होती है, तब क्रिया के इस प्रयोग को भावे प्रयोग कहते हैं, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मीरा से गाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों,
ये थी क्रिया। अब हम पढ़ेंगे काल यानी कि टेंस। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कृष्ण ने कंस का वध किया। अभिनव कमरे में बैठा है। छुट्टियों में हम शिमला जाएंगे। तो उपयुक्त वाक्यों में जो क्रिया के विभिन्न रूप उसके अलग अलग समय के होने को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कि बच्चों कृष्ण ने कंस का वध किया था, तो ये बच्चों बीते समय की बात है। अभिनव कमरे में बैठा है, ये अभी के समय की बात है। वर्तमान समय की छुट्टियों में हम शिमला जाएंगे, ये आने वाले समय की बात है, यानी कि भविष्य की बात है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने होने या न होने का बोध होता है, इस समय को ही काल कहते हैं। क्रिया के 3 काल होते हैं, जैसे बच्चों भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। पहला देखो भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से उसका बीता हुआ समय में होना प्रकट हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, कल वर्षा हुई थी। तो बच्चों भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत यानी कि सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। भूतकाल की क्रिया के साधारण रूप को सामान्य भूत कहते हैं, जैसे कि रमन गया, मोहिनी आई, बच्चा सो गया। आसन भूत यानी कि रिसेंट पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो वह आसन भूत कहलाता है। जैसे कि गुप्ता जी बाजार गए हैं, पिताजी आ गए हैं। अपूर्ण भूत यानी कि पास्ट इम्परफेक्ट या इनकम्प्लीट टेंस। पास्ट क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में हो रहा था किंतु उसकी समाप्ति के विषय में पता न चले, अपूर्ण भूत कहलाता है। श्वेता पाठ याद कर रही है, गोपाल नहा रहा था। इन वाक्यों से प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ था परंतु उसकी पूर्णता की सूचना नहीं है। पूर्ण भूत यानी कि पास्ट परफेक्ट। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में पूरा हो गया था उसे पूर्ण भूत कहते हैं। उदाहरण से समझिए, पिताजी ऑफिस चले गए थे, रेलगाड़ी आ चुकी थी, बच्चा सो गया था। संदिग्ध भूत यानी कि डाउटफुल पास्ट। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो लेकिन कार्य के होने में संदेह हो वह संदिग्ध भूत होता है। जैसे बस चली गई होगी, वर्षा हुई होगी, दुकान खुल गई होगी। हेतु हेतु मत भूत यानी कि कंडीशनल पास्ट। जहां भूतकाल की दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर आधारित हो उसे हेतु हेतु मत भूत कहते हैं। जैसे बच्चों यदि धूप निकलती तो कपड़े सूख जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए काल का दूसरा भेद जिसका नाम है वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। जो समय अब चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि सुरेश प्रातः शीघ्र ही उठ जाता है, बच्चा खेल रहा है। तो बच्चों वर्तमान काल के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होना प्रकट हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लता गाती है, बच्चा रोता है, पिताजी बाजार जाते हैं। अपूर्ण वर्तमान यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ, वहां अपूर्ण वर्तमान है। जैसे छात्र पढ़ रहे हैं, बढ़ई मेज बना रहा है, बच्चा रो रहा है। संदिग्ध वर्तमान यानी कि डाउटफुल प्रेजेंट। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने में संदेह हो संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आता होगा, मालती पढ़ रही होगी। इन वाक्यों में क्रिया के वर्तमान काल में होने को निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता, इनके होने में संदेह बना रहता है, अतः ये संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं कहलाती हैं। काल का तीसरा भेद देखिए जिसका नाम है भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य आने वाले समय में होगा वह भविष्य काल कहलाता है। जैसे वह विद्यालय जाएगा, कल परीक्षा होगी। भविष्य काल के निम्नलिखित भेद है जिसमें पहला है सामान्य भविष्य यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट। क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के सामान्य रूप के से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। पिताजी पत्र लिखेंगे, कल हम पिकनिक पर जाएंगे, इसे हम सामान्य भविष्य काल कहेंगे। संभाव्य भविष्य यानी कि फ्यूचर डाउटफुल। जब आने वाले समय में क्रिया के होने अथवा करने की संभावना हो तब संभाव्य भविष्य होता है। जैसे शायद मेहमान कल आ जाए, हो सकता है कल वर्षा हो। इन क्रियाओं में घटित होने की संभावना है, अतः ये भविष्य काल में है, लेकिन ये संभाव्य भविष्य काल कहलाएगा। ये तो थे बच्चों काल जो कि क्रिया से हमें पता चलते हैं। अब देखिए वाच्य यानी कि वॉइस क्या होते हैं, पढ़िए और समझिए। लड़का गीत गाता है, बच्चों ध्यान देते रहिए। लड़का गीत गाता है वाक्य नंबर 1 व 2 में क्रिया के लिंग वचन एवं कारक कर्ता के अनुसार है। मीनाक्षी स्वेटर बुन रही है। ठीक है बच्चों, लड़का गीत गाता है और मीनाक्षी स्वेटर बुन रही है, तो इसमें जो बच्चों क्रिया आई है वह कर्ता के अनुसार आई है, यानी कि लड़का और मीनाक्षी के अनुसार आई है। लड़के के द्वारा गीत गाया जाता है, मनोरमा के द्वारा स्वेटर बुना जाता है। इन वाक्यों में बच्चों जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार आई है। लड़के से खेला जाता है, मनोरमा से स्वेटर बुना जाता है। इन वाक्यों में क्रिया ना तो कर्ता पर निर्भर है और ना ही कर्म पर।
में क्रिया भाव पर निर्भर है। परिभाषा देखो, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव, उसे वाच्य कहते हैं। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है, पुरुष लिंग और वचन की क्रिया भी उसी के अनुसार होती है। वाच्य के भेद, काइंड्स ऑफ वॉइस। कृत्रिवाच्य यानी कि एक्टिव वॉइस, ऐसे वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात इन वाक्यों में कर्ता के बारे में कुछ बताया जाता है तथा क्रिया का सीधा एवं मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है, जैसे लड़का पढ़ता है, शीला खेलती है, राम जा रहा है। वाक्यों में क्रिया पढ़ता है, खेलती है, जा रहा है का मुख्य विषय कर्ता यानी कर्मशय लड़का, शीला तथा राम है, अतः ये वाक्य कृत्रिवाच्य वाक्य हैं। कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस, ऐसे वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से होता है, जैसे कि पुस्तक लड़के के द्वारा पढ़ी गई, बालकों के द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। इन वाक्यों में क्रमशः पुस्तक और नाटक कर्म है, ये अपने अपने वाक्यों के केंद्र बिंदु भी हैं, अतः ये वाक्य कर्मवाच्य में है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया में ही बनता है। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ करण कारक के विभक्ति चिन्ह से अथवा के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं। कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल देखिए बच्चों, हिंदी में सामान्यतः कृत्रिवाच्य का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य का प्रयोग प्रमुख रूप से प्रायः निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है, जब कर्ता मालूम ना हो या उसे बताने की आवश्यकता ना हो, जैसे शुभकामनाएं भेजी जा रही हैं, हजारों लोगों द्वारा पूजा की गई। सूचनाओं या आदेशों में जैसे कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। असमर्थता बताने के लिए, जैसे कि आज गीतों की शाम कार्यक्रम 8 बजे के स्थान पर 9 बजे प्रस्तुत किया जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये भाववाच्य क्या होता है, यानी कि इम्पर्सनल वॉइस। भाव का अर्थ है क्रिया का भाव। क्रिया के जिस रूप में ना कर्ता की प्रधानता हो ना कर्म की प्रधानता हो, जहाँ क्रिया का भाव प्रधान हो, वहां भाववाच्य होता है। अब मुझसे सहा नहीं जाता, उनसे नहाया नहीं जाता। भाववाच्य के प्रयोग स्थल हैं बच्चों, जैसे कि असमर्थता, विवशता अथवा निषेधार्थक भाव व्यक्त करने हेतु भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। आज मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, इस स्थान पर सारा दिन कैसे बिताया जाएगा। अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है, जैसे अब चला जाए, चलिए अब थोड़ा घूम लिया जाए, अब थोड़ा सो लिया जाए। आगे देखो बच्चों, वाच्य परिवर्तन यानी कि चेंज ऑफ वॉइस। कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य में बनाना। कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता के साथ से अथवा द्वारा लगाकर कर्म की प्रधानता दर्शाई जाती है और क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। क्रिया के परिवर्तित रूप के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष वचन और लिंग के अनुसार जो रूप है उसे जोड़कर सामान्य क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदल देते हैं। कुछ उदाहरण से समझिए बच्चों। कृत्रिवाच्य है, सिपाही ने चोर को पकड़ा, तो कर्म होगा सिपाही द्वारा चोर को पकड़ा गया। तुम फल खाओगे, तुम्हारे द्वारा फल खाए जाएंगे। वह रात को भोजन खाता है, उसके द्वारा रात को भोजन खाया जाता है। शिकारी शिकार करते हैं, शिकारियों द्वारा शिकार किया जाता है। ये था बच्चों कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। अब देखिए कृत्रिवाच्य से भाववाच्य बनाना। कृत्रिवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ करण कारक के विभक्ति चिन्ह से के द्वारा लगाते हैं। इसमें क्रिया एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में रहती है तथा कृत्रिवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में लगाकर उसके साथ काल के अनुसार जाना क्रिया को छोड़ दिया जाता है। आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग भी किया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। मैंने कहा मैं नहीं खेलता, यह कृत्रिवाच्य भाववाचक होगा, मुझसे खेला नहीं जाता। कुत्ते भौंकते हैं, कृत्रिवाच्य है, कुत्तों द्वारा भौंका जाता है, ये भाववाच्य है। लड़का छत पर सो रहा था, कृत्रिवाच्य है, लड़के से छत पर सोया जा रहा था, ये भाववाच्य है। उठो जरा टहलाएं, ये कृत्रिवाच्य है, उठो जरा टहला जाए, ये भाववाच्य है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़ी क्रिया को बच्चों हमने काल के अनुसार भी जाना और बच्चों हमने वाच्य के अनुसार भी जाना। आप लोग इस पाठ को अच्छे से अभ्यास करेंगे, इसे बच्चों दोबारा से पढ़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, इस पाठ को दोहराइए, इसका अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।